मेरे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन और सुस्वागतम। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप लोगों से जुड़ने का मन चाहा तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत सारे प्रश्नोत्तर आपके सामने रख चुका हूँ और फिर भी लगातार प्रश्नों का संकलन करता जा रहा था। तो सोचा अपने साथियों के सम्मुख उनको रखा जाए ताकि उनकी परीक्षा में थोड़ी बहुत मदद हो सके और हो सकता है कि ये संकलन आपको अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आप चैनल पर आए हैं तो तैयारी में कुछ इजाफा करके ही जाएं। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आज प्रश्न नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक तरह के कथन ही है, क्योंकि आजकल प्रश्न कथनों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो सपाट बात है कि जो चीज है वो सीधी। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और इसके लिए 12 ग्रंथों को आधार बनाया था। तो हम फटाफट पढ़ेंगे तेज गति से। आदिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 तक मानी गई है। ये विक्रम संवत है। राहुल सांकरत्यान ने आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम से अभिहित किया था। तो राहुल सांकरत्यान ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया था? सिद्ध सामंत युग। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल दो भागों में विभाजित किया था, यानी संधि चारण काल नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल की साहित्यिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे बीज वपन काल कहा था। तो क्या नाम दिया? बीज वपन काल। मिस्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया था। यानी आदिकाल का नाम क्या दिया था उन्होंने? चारण काल। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस युग की भाषा के आधार पर इसे अपभ्रंश काल कहा था। आदिकाल को जय काल नाम देने वाले विद्वान डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। जय काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सिद्ध सैरपा को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, यानी अधिकांश सैरपा को ही स्वीकार करते हैं। राहुल सांकरत्यान के अनुसार सिद्ध सैरपा का समय 7वीं-8वीं शताब्दी माना गया है। तो राहुल सांकरत्यान ये मानते हैं कि सैरपा 7वीं-8वीं शताब्दी में हुए थे। सैरपा की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख रचना दुआकोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद को माना है। महाकवि चंद को माना है, प्रथम कवि नहीं, महाकवि। चंद द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि स्वीकार किया जाता है। ये भी किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का श्रेय चंद के पुत्र जैलन को जाता है। जैलन किसके पुत्र थे? चंद के पुत्र थे। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय यानी सर्ग या अध्याय हैं। तो कुल 69 समय यानी अध्यायों का नाम ही समय दिया गया है। सर्ग कह सकते हैं उसको और अध्याय कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में मुख्य रूप से छप्पे छंद का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ है। ठीक है, इसलिए चंद बरदाई को छप्पे का राजा भी कहते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। तो विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से। विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पता का ग्रंथों की रचना अवहट भाषा में की थी। अवहट भाषा में, ठीक है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विद्यापति की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी रचना पदावली है, जो मैथिली भाषा में है। इसकी रचना किस भाषा में की गई? मैथिली भाषा में। आदिकाल में सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई है। नहीं मानी गई है 84। सिद्ध साहित्य में मुख्य रूप से वाम मार्गी साधना,
पद्धति और सहशून्य उपासना की पद्धति पर बल दिया गया। वाम मार्ग की साधना पद्धति और सहशून्य की उपासना पर बल दिया गया है। सिद्धों की भाषा को विद्वानों ने संध्या भाषा या संध्या भाषा नाम दिया है। यानी सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा या संध्या भाषा। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ, जिसके प्रणेता गोरखनाथ माने जाते हैं। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। नाथों की कुल संख्या साहित्य में 9 स्वीकार की गई है। यानी नाथ कितने हैं? 9 नाथ। नाथ पंथ में हठ योग साधना पर विशेष बल दिया गया, जिसमें है का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। यानी है का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्र। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छंद्रनाथ था। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छंद्रनाथ। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संपादित किया था। जैन साहित्य के अंतर्गत श्रावकाचार ग्रंथ की रचना देवसेन ने 933 ईस्वी में की थी। जैन साहित्य के अंतर्गत श्रावकाचार ग्रंथ की रचना देवसेन ने 933 ईस्वी में की। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम पुस्तक या रचना माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली राष्ट्र के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं, जिन्हें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। चंदन बाला रास नामक लघु खंडकाव्य के रचयिता कवि आशगु हैं। बुद्धिरास ग्रंथ के रचयिता जलन कवि माने जाते हैं। तो बुद्धिरास के रचयिता कौन है? जलन कवि। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि को स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू द्वारा रचित अपूर्ण राम कथा काव्य का नाम पौमचर्यु है। यानी पूरी नहीं कर पाए ये, और उसका नाम क्या? पौमचर्यु। स्वयंभू के पौमचर्यु ग्रंथ को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अपभ्रंश का बहुभूति कवि पुष्प दंत को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का बहुभूति किसको कहा जाता है? पुष्प दंत को। पुष्प दंत की प्रमुख रचनाओं में महापुराण, ठीक है, अणय कुमार चर्यु और जसर चर्यु शामिल हैं। 3 रचनाएं, महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसर चर्यु। पुष्प दंत ने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी। यानी खुद ने खुद को उपाधि दी थी अभिमान मेरु की। भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ के रचनाकार धनपाल हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। परमात्म प्रकाश और योगसार ग्रंथों के रचयिता जो इंदु या योगेंद्र हैं। नेक्स्ट, पौड़दोआ नामक ग्रंथ के रचनाकार जैन मुनि राम सिंह हैं। जैन मुनि राम सिंह की रचना है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र हैं। तो प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? आचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी हैं। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार मेरुतुंग है। यानी मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। रासु शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासु शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। गारसद ताशी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्वीय से मानी है। ठीक है। कविराजा श्यामलदास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। कविराजा श्यामलदास और आचार्य रामचंद्र। बाबू श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ स्वीकार करते हैं। इनके साथ और भी हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनि जिन विजय पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करने वाले विद्वान डॉक्टर वूलर थे।
वुलर ने कहा था कि यह अप्रामाणिक है। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाले हैं। विशलदेव रासो एक वीरयपरक संदेश काव्य है जो 4 खंडों में विभक्त है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन का सर्वप्रथम प्रयोग विशलदेव रासो ग्रंथ में मिलता है। विशलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है जो मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो में महुआ के 2 वीर भाइयों आला और उदल की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, इन्होंने प्रकाशित करवाया था। उत्तर भारत में आलाखंड मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए शियार, ये प्रसिद्ध पंक्ति परमाल रासो से ली गई है। कहां से ली गई है? परमाल रासो से। हुमायूं रासो के रचयिता दलपति विजय हैं जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। अमीर रासो के रचनाकार सारंगधर माने जाते हैं, परंतु ये ग्रंथ वर्तमान में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, तो पता ही नहीं ये एक यानी माने जाते हैं, लेकिन तय नहीं है कि वास्तव में सारंगधर की ही रचना है, क्योंकि इसके कुछ पद प्राकृत पेंगलम में संकलित मिले हैं। इसके आधार पर ये यानी कयास लगाया जाता है कि इस प्रकार का ग्रंथ था। और आमतौर पर अगर परीक्षा में है तो सारंगधर ही हमें उत्तर करना है। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह है जिसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल का वर्णन है। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक भाषा डिंगल और पिंगल रही है। डिंगल पिंगल भाषा थी। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से डिंगल भाषा का निर्माण होता है जो वीर रस के अनुकूल है। ठीक है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से पिंगल भाषा बनती है जो कर्णप्रिय और कोमल भावनाओं के अनुकूल है। राहुलवेल नामक शिलांकित कृति के रचनाकार रोड़ा कवि हैं। तो राहुलवेल नाम की शिला पर अंकित रचना है, यानी पत्थरों पर लिखी गई है, चट्टानों पर, और उसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। राहुलवेल से हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए की थी। वर्ण रत्नाकर नामक मैथिली गद्य ग्रंथ के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की यह रचना है। वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो वर्ण रत्नाकर को मैथिली भाषा का विश्वकोश भी कहते हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के रचयिता भट्ट केदार हैं। जयमंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार मधुकर कवि हैं। ठीक है। वसंत विलास एक अत्यधिक सरस आदिकालीन श्रृंगारिक काव्य है जिसके लेखक का नाम अज्ञात है। लेखक का पता नहीं है किसने लिखी थी। वसंत विलास का सर्वप्रथम संपादन केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने किया था। ढोला मारूरा दुहा के मूल रचनाकार कवि कल्लोल हैं और बाद में इसमें कुशल्ला ने कुछ पद जोड़े। ठीक है। ढोला मारूरा दुआ में कछवा वंश के राजा ढोला और मारवणी की प्रेम कथा का वर्णन है। आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा मुख्य है। आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई और तिथियों में अत्यधिक विषमता मिलती है। सिद्धों और नाथों के साहित्य ने भक्ति काल के
संत काव्य धारा की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की थी। संत काव्य धारा की मजबूत पृष्ठभूमि को तैयार किया था। कबीर की उलटबाजियों पर सिद्धों और नाथों की संध्या भाषा तथा हठयोग साधना का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। जसरचर्यु में यशोधर के चरित्र का वर्णन कुशप दंत द्वारा किया गया है। प्राकृत पेंगलम सूत्र के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। प्राकृत पेंगलम सूत्र के संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम में आदिकालीन छंद शास्त्र, भाषा और कवियों की प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। तो आदिकालीन छंद शास्त्र, भाषा और कवियों की प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। विद्यापति को रससिद्ध कवि की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रदान की थी। तो विद्यापति को रससिद्ध की उपाधि किसने प्रदान की थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा संस्कृत ग्रंथों के रचयिता महाकवि विद्यापति है। पुरुष परीक्षा और दूसरा है भू परिक्रमा। आदिकाल में वीररस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। ठीक है। आदिकालीन राष्ट्रों काव्यों की प्रामाणिकता आज भी विद्वानों के बीच सबसे बड़ा विवाद का विषय बनी हुई है। ठीक है। तो ये थे आज के वीडियो के 100 प्रश्नोत्तर आप लोगों ने देखे, और अगले अंक में फिर हम 100 प्रश्नोत्तर देखेंगे, 101 से लेकर 200 तक के। बने रहिएगा अगले वीडियो में, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। बहुत रफ्तार से और तेज गति से हमने 100 प्रश्नों को पढ़ाया।